आप देख रहे हैं निर्भो निर्वैर चैनल और मैं हूं आपके साथ हरजीत सिंह। मेरे दाईं साइड बैठी हैं मित्तू राजपूत जी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और स्टेट अवार्ड होल्डर हैं। और लेफ्ट साइड भवानी ठाकुर जी बैठे हुए हैं, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं। आपने इनको पहले भी हमारे चैनल पे देखा होगा। और आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले जो हम मुद्दा उठाने जा रहे हैं कि जो इलेक्शन जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से हो रही है, उसके बारे में सबसे पहले हम मित्तू राजपूत जी से कुछ सवाल करेंगे। तो इनसे पूछेंगे कि ये जो इलेक्शन 18 सितंबर को होने वाले हैं, इसमें लोगों को क्या करना चाहिए, किस पार्टी को वोट देना चाहिए, और लोगों को अपने मत का दान भी करना चाहिए। और आपने देखा कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो मुद्दे लोगों को, इन राजनेताओं को पूछने भी चाहिए कि एजुकेशन के बारे में क्या कर रहे हैं, हेल्थ के बारे में क्या कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आपके क्या विचार हैं। और इस तरह के मुद्दे इन लोगों से पूछने चाहिए जो लोग आपके घरों में अभी वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। और डेली वेजेस का भी मुद्दा उठाना चाहिए कि काफी डेली वेजेस हैं जो अभी तक पक्के नहीं हुए हैं, उनके बारे में भी लोगों को इनसे पूछना चाहिए, क्योंकि अभी ये लोग आपके घरों में आ रहे हैं क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। और जब इलेक्शन खत्म हो जाती है तो ये लोग जो है दोबारा इस तरह नहीं आते जिस तरह अब ये लोग आपके घरों में, मोहल्लों में आ रहे हैं। तो इन लोगों से क्या क्या सवाल पूछना चाहिए। सबसे पहले मित्तू राजपूत जी, आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया इंटरव्यू देने के लिए। और मित्तू राजपूत जी, आपने मेरी बातें सुनी हैं कि लोगों को क्या करना चाहिए, किन मुद्दों को देखना चाहिए और किस तरह लोगों को अपने मत का दान करना चाहिए। हाँ, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आदाब, सत श्री अकाल और नमस्कार बोलूँगी जितने भी हमारे फेसबुक व्यूवर्स हैं, फ्रेंड्स हैं। आज हम आपके सामने इलेक्शंस के मुद्दे को लेके आ गए हैं। इलेक्शंस जो है ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के सेटअप के अंदर हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर 8 साल के बाद होने को जा रहा है, जिसमें कि लोग काफ़ी 8 साल के अंदर काफ़ी लोग सफ़र हुए। लोगों की काफ़ी डिमांड्स रही डेली वेजर्स की, जैसे कि हमारे पत्रकार भाई साहब ने कहा कि डेली वेजर्स का मुद्दा था, एजुकेशन का मुद्दा था, मेडिकल का मुद्दा था, फिर इनके जैसे कि इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स थी। जैसे कि लोगों ने, आप देखते हो कि आए दिन कितना फेसबुक पे लोगों ने वो चलाया है स्मार्ट मीटर्स के बारे में। और फिर और भी कई कई मुद्दे, टेररिज्म का मुद्दा हो गया। इन सब मुद्दों को लेके आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो मैं, जैसे पत्रकार साहब ने कहा कि ये जो इलेक्शंस हैं, देखिए जैसे कि 8 साल हो गया इलेक्शन हुए। जो हमारी इलेक्शंस होती है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की इलेक्शंस होती हैं, इसमें क्या होता है कि लोग जो हैं अपना राइट टू वोट करते हैं, अपने मत का मतदान करते हैं और उस इंसान को करते हैं जो कि उनके कॉन्फिडेंस में होता है, जो ग्रास रूट लेवल से वोटर के साथ जुड़ा होता है। और वो इसलिए उनको उसको वोट देते हैं कि कल ये एमएलए, सांसद बनके या विधायक बनके जब ये असेंबली में आएगा तो हमारे मुद्दों को वहां पे उठाएगा, असेंबली के अंदर हमारे मुद्दों को उठाएगा और हमारे मुद्दे जो हैं उनको पूरा करने में पूरी मदद करेगा। तो 8 साल से लोग जो हैं वो बेचारे वहां दौड़ रहे, यहाँ दौड़ रहे हैं, डेली वेजर्स दौड़ रहे हैं, फिर पीएचई वाले दौड़ रहे हैं, हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स दौड़ रहे हैं, हमारे एनजीओ दौड़ रहे हैं। तो ये इन सब लोगों के काम वैसे के वैसे पड़े हैं। तो अब ये बहुत ही एक, मैं सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ और इलेक्शन कमिश्नर का भी, जिन्होंने के यहाँ पे इलेक्शन जो है कंडक्ट कराने का एक बहुत ही बेनिफिशियल जो है वो डिसीजन लिया है। हम उनका वेलकम करते हैं ताकि ये लोग जो है हमारे जम्मू कश्मीर के ये सफर ना हो। उनके जितने भी मुद्दे हैं, जैसे कि आए दिन आप देख रहे हो, वो उन सारे मुद्दे जो हैं उनका एक सोल्यूशन निकले। क्योंकि एलजी साहब की गवर्नमेंट तो यहाँ चल रही है, मगर एलजी साहब के पास आम गरीब लोगों का पहुंचना बहुत मुश्किल है। जब वो लोग अपना विधायक चुनते हैं तो वो
उसके घर पे भी जा सकते हैं कि हमने आपको चुना है तो हमें प्रॉब्लम क्यों आ रही है, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स आ रही है, हमारे डेली वेजेस को प्रॉब्लम्स आ रही है, हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर हम लोगों को फेस करने को मिल रहा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में फेस करने को मिल रहा है, हमारे जो एनजीओस के डिपार्टमेंट हैं जैसे कि इंडस्ट्री का डिपार्टमेंट आ गया, वहां पे हमें डायरेक्शन ऑफिस में फेस करने को मिल रहा है। तो ये सब मुद्दे वो अपने अपने विधायक से डिस्कस करते हैं, और जो विधायक होता है वो जो है उनके मुद्दों को हल करता है। और मैं एक और भी अपील करूंगी कि जो भी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो एनसी है, वो अपने मैनिफेस्टो में लोगों के ये सारी जो डिमांड्स हैं, मुद्दे हैं जो 8 साल से हल नहीं हुए हैं, अपने मैनिफेस्टो में इनको लिख के लेकर चलें, ताकि ये लोग सफर ना हो। हमारे ट्रांसपोर्टर्स जो है वो सफर हो रहे हैं, हमारा बिजनेसमैन सफर हो रहा है, बिजनेस ठप हो गया है, ट्रांसपोर्टर्स जो है वो बेले होके बैठ गए हैं, उनके घर में भी दाना पानी खाने को राशन नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम्स है। बिल्कुल जी, मित्तू राजपूत जी को आपने सुना, और मेरे लेफ्ट साइड भवानी ठाकुर जी बैठे हुए हैं, और इनसे मैं ये सवाल करूंगा कि एजुकेशन के मुद्दे पे, क्योंकि आपने देखा है कि अभी जो इलेक्शन आने वाली है, जो लोग आपके घरों में आ रहे हैं कि हमें वोट दो, हमें वोट दो, जनता का भी ये दायित्व बनता है कि आपने इन लोगों से सवाल भी पूछने हैं। भाई आप अभी तो आ रहे हैं, अभी हमारी पार्टी को वोट दो, हमारी पार्टी को वोट दो, आपका मैनिफेस्टो क्या है, आपने करना क्या है, अगर आपकी सरकार बनेगी तो आप जनता के लिए क्या क्या करेंगे। कहीं ये तो नहीं कि अपना घर भरना लोग शुरू हो जाएं। कई बार आपने देखा कि ऐसा ही होता है कि ये जो लोग हैं, लीडर लोग हैं, ये क्या करते हैं कि बड़े शॉर्ट टाइम में अमीर हो जाते हैं, और इनका पूरा ध्यान अपनी तरफ होता है, जनता की तरफ नहीं होता है। आप एजुकेशन का ले लो, एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है। भवानी ठाकुर जी से मैं ये सवाल पूछता हूं कि सरकारी स्कूलों में, आपने सरकारी स्कूलों की इंफ्रास्ट्रक्चर देखी है कि एजुकेशन सिस्टम जो है, अभी हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, कि बहुत ज्यादा महंगा है। क्या लोगों को यानी कि ये जो लोग वोट मांगने आ रहे हैं, इनसे पूछना चाहिए भाई ये एजुकेशन जो है इसको बिजनेस क्यों बना दिया गया है? भाई क्या कारण है कि इतनी महंगी पढ़ाई जो है सरकारी स्कूल के होते हुए लोग अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ा रहे और बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं? इसके पीछे हम ये भवानी ठाकुर जी से ये हम सवाल करना चाहते हैं कि लोगों को क्या सवाल पूछना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए एजुकेशन के बारे में। जी नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल सभी लोगों को जो मुझे फेसबुक लाइव पे इस समय देख रहे हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड। राइट टू एजुकेशन, इट्स अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A of our constitution. So every children who is between the age of 6 to 14 years should have compulsory and free education. और हमारी स्टेट में भी ये होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हमारी स्टेट में हैं उनके टीचर्स एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, और देयर शुड बी एजुकेशन दैट शुड बी गिवन टू दोज चिल्ड्रन, प्रॉपर एजुकेशन, द एजुकेशन दैट विल take them to the competitive level. उस लेवल की उनको एजुकेशन वहां पे मिलनी चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर इज अनदर थिंग. We see that in government schools there is a lack of infrastructure, but they should be given grants, they should be given funding so that they can have access to the latest technology, use latest equipment of teaching, and experienced teachers that are highly trained should be employed in such government schools so that the level of education can increase, and the underprivileged children and the underprivileged society can gain benefit from that, and their children can get proper education, and in future they can become officers at the highest level. So this is a very important issue, and the voters that are going to vote should look at the mandate of all the political parties, that which political party has mentioned in its manifesto that they will increase the level of infrastructure, they will employ experienced teachers in the government schools, especially in the government school. We know that private schools teachers are educated, they are also liable, they are accountable, principals check them for their work. But in government schools, the liability and the accountability of the government teachers is not that high, because they are government employees. No one questions them, no one complains about them. If someone does complain about them, I think their children might be in trouble. So we should look at that, because this is an important pillar. Education is very important for the development of any country and for the development of our state. If we want children who are underprivileged, who are common people's children, if they want to get good education, and if they are going to a government school, the teachers should be qualified, they should be well experienced in their field,
and the infrastructure available in the school should be of that level that should match the present scenario of the country and the state. बिल्कुल जी, जनता को सवाल पूछने भी चाहिए। ये जो लोग अभी वोट मांगने के लिए आपके घर में आ रहे हैं, उनका मैनिफेस्टो चेक करो भाई। अगर हमने आपको वोट देना है तो आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, यानी कि क्योंकि ये जो लोग हम चुन रहे हैं ये असल में ये हमारे सेवादार होते हैं। यानी इन्होंने इन लोगों को हमने वोट देके चुनना होता है कि ये जो लोग हैं बड़ा ईमानदारी से, बिना रिश्वत खाए हुए, बड़ा ईमानदारी से देश की सेवा करेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। और लोगों को, ऐसे लोगों को चुनना भी चाहिए और लोगों को सवाल भी पूछना चाहिए। तो सवाल पूछना ये हक है। और दूसरा मैं हेल्थ के बारे में आना चाहता हूँ, हेल्थ वाली साइड। भाई ये भी फंडामेंटल राइट है। आपने देखा कि इतने हॉस्पिटल्स हैं हमारे जम्मू में, और इतने हॉस्पिटल्स होने के एम्स तक यहाँ पे वर्क करना शुरू कर दिया है, और तब भी लोग जम्मू से बाहर इलाज करवाने के लिए जा रहे हैं। इसके बारे में भी लोगों को सवाल पूछना चाहिए। भाई अगर एम्स यहाँ पे है और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जीएमसी है, फिर भी जम्मू के लोग क्यों जम्मू से बाहर इलाज करवाने के लिए जा रहे हैं? सुनने में ये आता है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस डॉक्टर जो है उनकी कमी है, इसीलिए जो सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। और मित्तू राजपूत जी से हम यही सवाल दोबारा भी करेंगे एक अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, कि अनएम्प्लॉयमेंट को कौन सी पार्टी जनरेट करेगी, किस तरह से इसको जनरेट करना है। और मित्तू राजपूत जी आप ये भी बताइए कि आपने देखा कि हेल्थ के बारे में, यानी कि हर इंसान का हेल्थ खराब तो होता ही है, और अभी जो आपने देखा आयुष्मान कार्ड जो है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्ड है, वो भी अब 10 दिन से वो भी नहीं चल रहा है। लोग फिर भी परेशान हैं। क्यों सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही? क्योंकि जो कंपनी मतलब कि फंडिंग करनी थी जिन्होंने, उनकी फंडिंग जो है रुक गई है, और हॉस्पिटल्स वाले भी परेशान हैं क्योंकि उनको भी पीछे से फंडिंग नहीं आ रही है। यानी कि अब लोगों को ये सवाल पूछने चाहिए राजनेताओं को। हाँ जी हाँ, आपने मुझे 2 क्वेश्चन किए हैं कि एक मेडिकल के बारे में और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो मैं ये साइमल्टेनियसली बारी बारी मैं इसको बोलूंगी। देखो, मेडिकल के बारे में आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस किया है कि एम्स भी हमारे जम्मू में बन चुका है, और जबकि हमने वहां पे एक दौरा लगाया है एम्स में, सब कुछ वहां पे बहुत अच्छा है, मगर सुनने में आया है कि लोग फिर भी हमारा जम्मू विजयपुर में जो एम्स है उनको छोड़ के दिल्ली में जा रहे हैं, चंडीगढ़ में जा रहे हैं, जलंधर में जा रहे हैं। बट वाई, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सुनने में आया है कि वहां पे डॉक्टर्स जो है उनकी कमी है और ट्रेन डॉक्टर्स वहां पर नहीं है। तो इसलिए हम अपील करते हैं जो इस टाइम जो सरकार चल रही है उसको भी, और हम ये जो अगली सरकार बनने वाली है लोगों को भी ये जागरूक कर रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं कि आप लोगों ने वोट देना है, 18 सितंबर को आपने वोट देना है। तो आप अपने विधायक को, जिसको आप चुन रहे हो, उससे ये क्वेश्चन करो कि क्या आपने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि हम मेडिकल डिपार्टमेंट को देखेंगे, एम्स को देखेंगे, अच्छे डॉक्टर्स लाएंगे, अच्छे इक्विपमेंट्स लाएंगे। तो ये दायित्व पब्लिक का बनता है जो कि मत का दान कर रही है उनको। वो जो विधायक है वो हमसे दान लेने आ रहे हैं, घर घर में आ रहे हैं। क्या वो इलेक्शन में जीतने के बाद भी वैसे ही हम लोगों के पास आएंगे? तो ये पब्लिक का दायित्व बनता है कि उनको बोलो कि जब आप हमारे पास कंपेनिंग के लिए आते हो तो एक पेपर अपना मैनिफेस्टो का भी हर एक बंदे को देते जाओ कि आपने उस मैनिफेस्टो में क्या ये लिखा है कि हम जो है आयुष्मान कार्ड जो है मोदी जी का, वहां पे फंडिंग रुकी है, क्यों रुकी है, उसको चालू करना है। हॉस्पिटल्स को विजिट करना है कि डॉक्टर्स जो है लोगों को अच्छे से देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। ब्लड बैंक को चेक करना है। कोई ऐसा भी होता है जिसको कोई ब्लड देने वाला नहीं है तो उसको ब्लड बैंक जो है वो ब्लड दे के किसी की जान बचे। और फिर अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर कि अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो बैठा हुआ है। और आप देख रहे हो कि 370 जो है आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद तो 100% एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे हो गई है। सही बात है ना? तो क्या ये जो हमारे आने वाले सभी पार्टीज, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रही, चाहे वो बीजेपी है, एनसी है, चाहे वो कांग्रेस है, पीडीपी है, आम आदमी पार्टी है, अपनी पार्टी है, या फिर वासपा है, या फिर लोक जनशक्ति पार्टी है, क्या इन लोगों ने ये सारे मुद्दे अपने मैनिफेस्टो में
डाले हैं कि हम अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा भी देखेंगे, बच्चों को, हमारे यूथ को अनएम्प्लॉयमेंट भी देंगे। तो मैं ये पब्लिक से अपील करती हूँ कि इनको 18 सितंबर से पहले, इनको वोट देने से पहले, जो जो पार्टी के विधायक आपके पास कैंडिडेट आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, आप उनका मैनिफेस्टो चेक करिए, उनसे आप प्रॉमिस लीजिए कि क्या हम जो वोट दे रहे हैं उसके बदले में हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी जो डिमांड्स हैं, वो फुलफिल होंगी या नहीं होंगी, या बस खाली वो ग्रीडी है, मतलब एमएलए बनने की लालच है उनके अंदर, एमपी बनने का लालच है। जब एमपी बन गए, एमएलए बन गए, फिर दोबारा उस गांव में जाना नहीं है। तो ये सब किसको देखना है? मुझे नहीं देखना है। हम तो अवेयरनेस दे रहे हैं, हम तो आपको अवेयरनेस दे रहे हैं। ये सब वोटर को देखना है। सभी वोटर्स को मैं अपील करती हूँ, जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले को, कि इनका मैनिफेस्टो, हर पार्टी का मैनिफेस्टो चेक करो, और जिस पार्टी का मैनिफेस्टो आपको सूट करता है उस पार्टी को वोट दो। हमारे डेली वेजर्स जो हैं लगातार स्ट्राइक्स पे हैं, लगातार हड़ताल पे बैठे हुए हैं। कितने साल हो गए पीएचई डेली वेजर्स, जो कि उनकी तनख्वाहें जो हैं अभी तक नहीं बढ़ी हैं। सरकार ने बड़े वादे किए, कितनी सरकारें आई, कितनी गई, और अभी तक डेली वेजर्स लगातार हड़ताल के ऊपर बैठे हुए हैं। और भवानी ठाकुर जी, सरकार जो है यानी कि ये कई बार वादे कर देती है और वादे निभाती भी नहीं है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ लीडर कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 10 दिन में डेली वेजर्स को पक्का कर देंगे। अभी कह रहे हैं ये यानी कि अभी बोल रहे हैं। तो इससे पहले अभी उन्होंने कोई इस तरह का स्टेप नहीं उठाया था। और देखने में सर ये है भवानी जी की, अभी देखो बड़े बड़े लीडर जो आ रहे हैं गलियों में हाथ जोड़ के लोगों के आगे भी हमें वोट कीजिए। अभी आप जनता को मैं कहना चाहता हूँ कि ये लीडर 5 साल के बाद दिखेंगे। ये भी बड़ी हैरानगी की बात है। ये जो लोग अभी आ रहे हैं यानी कि दोबारा अब आपके मोहल्ले में नहीं आएंगे। जब वोटिंग हो जाएगी ये बस ये स्टोरी उधर ही खत्म हो जाएगी, और उसके बाद ये 5 साल के बाद आपके दरवाजे पे फिर आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, भाई हमें वोट दो। पर हिसाब जनता ने करना है। अभी तो लोग आ रहे हैं, अभी तो जगह जगह हर गली मोहल्ले में जो मेरी बड़ी बड़ी पार्टियां वाले भी जा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, हमें वोट कीजिए, हमें वोट कीजिए। पर ये जो इनका टूर है ये लगातार जारी नहीं रहता है, क्योंकि इनको जारी रखना चाहिए, क्योंकि जनता ने इनको चुना होता है। बाद में इनको लाल बत्ती वाली गाड़ी मिल जाती है आगे पीछे, और फिर इनसे मिलना भी मुश्किल हो जाता है। ये हमारे देश में किस तरह का सारी सिस्टम चल रहा है। जनता को करना क्या चाहिए? जनता तो बीच में फंस गई, यानी किसी न किसी पार्टी को तो वोट उन्होंने करना ही है। तो अभी तक जनता को पूरा रिलीफ नहीं मिल रहा है। डेली वेजर्स वहीं पे बैठे हुए हैं। अभी जनता को क्या करना चाहिए? I think people should look at the manifesto of the political party जिसने ये बोला है कि that they are going to permanent कर देंगे वो जो PHE workers हैं, or they are going to give remuneration to the Anganwadi workers. They should look at that and also see that what is the history of that political party. What has it done in the previous elections? Did it give the similar promises? And what the promises fulfilled? And they should look at that, and they should decide on which candidate that they can have faith on. They should look at on his credentials, on his past performance, on his past promises of giving opportunities of employment, are giving remuneration to the PHE workers, are making them permanent employees, are giving remuneration to other sectors of the Anganwadi workers. And they should look at that. The persons that the family members of these PHE workers are the Anganwadi workers are themselves are going daily wages, काफी department के बैठे हैं. They are going to vote in this election, and they should look very carefully at the manifestos of all political parties and see which political party is trustworthy, which political party has fulfilled its promises in the past. This should be a very important criteria for voting in this election, because their issues will be resolved by that political party that is trustworthy, that is for the common people, that looks at their grievances, that doesn't do after the elections are over, they get the vote, they become MLAs, and they don't even come to that spot again, or they don't give employment opportunities, or they don't give remuneration to the Anganwadi workers, the PHE workers, permanentation. They don't do that. So that type of thing should be looked at by the candidate, and he should be that type of thing should be looked at by the voter who's going to vote, and he should look at the candidate's past performance. This is a very important thing, and he should also look at the manifesto, the ideology. Does it matches? Are they going to do that? Many political parties say that they are going to give employment opportunities. They are going to give PHE workers permanent jobs. They are going to give remuneration to the workers who have not been given remuneration. But have they done that when they were previously elected?
this should be looked at very carefully. बिल्कुल। And whenever we are going to vote in these elections, the voters should look at this very judiciously, because voting is a very important right. It only comes after 5 years. So बिल्कुल the जी। person that you are going to vote is going to be in power for 5 years. He is your representative. You are electing him. You are giving the power in his hand. Now, how will he use that power? Will he use it for your benefit, or will he use Self-benefit. it for his self benefit? And बिल्कुल this should भवानी be a जी, very बिल्कुल important हाँ right. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 5 साल में एक बार आपके पास ये राइट आता है वोटिंग का, और वो राइट जो है 18 सितंबर से जम्मू कश्मीर में शुरू हो रहा है, और आपने अपनी मत का दान देना है, वोट को वेस्ट नहीं करना है, और आपने वो पार्टी भी चुननी है जो आपके बच्चों की भलाई का काम करे, जो आपको रिलीफ दे, जो एजुकेशन को पैदा करे। उन लोगों को वोटिंग नहीं करना है जो धर्म की लोग राजनीति करने, इससे उठ के, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि मित्तू जी की लोग धर्म की राजनीति में काफी आ जाते हैं कि ये जी धर्म की राजनीति में लोग कई बार स्पीच भी ऐसी धर्मों की दे देते हैं, पर लोगों को चाहिए कि उस पार्टी को वोट करना चाहिए सेकुलरिज्म जो बिल्कुल एक समान सभी को देखे, और अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करे, और एजुकेशन सिस्टम को ठीक करे, हेल्थ को ठीक करे, और इस तरह के पार्टीज को वोट देना है, और जो लोगों के लिए काम करे, और धर्म को बीच में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये धर्म में वाले कुछ थोड़े से चंद आदमी होते हैं जो धर्म की राजनीति करने हैं, और लोगों को चाहिए कि धर्म की राजनीति तो ऊपर उठ के हमें ऐसे अपना मत का दान करना है कि ऐसे तरीके से करना है कि कौन सी पार्टी है जो आप जम्मू कश्मीर के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दे, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में सोचे और करप्शन को दूर करे। क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया कि ये जात पात से ऊपर, क्योंकि जब हमारा डीएनए एक है, तो फिर जात पात का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो हमें जात पात से ऊपर उठना है और अपने फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करना है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पे इलेक्शन होने को जा रहा है, वोटिंग होने को जा रही है। 47 सीट्स कश्मीर में है और 43 सीट्स जम्मू में है। तो 43 कैंडिडेट, दैट मीन्स के 43 एमएलए जम्मू के होंगे, मे बी फ्रॉम बीजेपी, मे बी फ्रॉम एनसी, मे बी फ्रॉम कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी और अदर्स। तो ये मैं यही कह रही हूँ कि ठीक है, आप वोटिंग इलेक्शन एक तो यही 8 साल के बाद हो रही है, तो आप लोगों को ये सारे मुद्दे जो हैं, जो भी कोई इलेक्ट होके एज ए एमएलए आता है और कैबिनेट में बैठता है असेंबली के अंदर, तो उसे ये सारे मुद्दे जो कि हम लोग अब मीडिया के सामने लोगों की अवेयरनेस के लिए उठा रहे हैं, हम लोगों को भी कह रहे हैं कि आप जिसको वोट देंगे उसको आप पहले ये सब चैलेंजेस उसके सामने रखो, और उस एमएलए को भी ये सब जो है ये देखना है, जात पात का नहीं देखना है कि वो कैंडिडेट जो है वो शेड्यूल कास्ट है, वो कैंडिडेट राजपूत है, वो मुसलमान है, वो सरदार है। नहीं, आप उस बंदे का देखो कि वो कितना ईमानदार है, वो कितना जो है लोगों के काम करता है, ग्रास रूट लेवल से आपके साथ जुड़ा हुआ है। वो बायर आपके पास नहीं आया है, बायर वालों को तो आप मत वोट दीजिए, ठीक है ना। हम लोग तो ये यानी कि जो आपके बीच में रह रहे हैं लीडर, जो लोकल बंदे हैं, वो उनको वोट दिए, उनको देना चाहिए। और क्या, जो 15-20 उसी को पता है कि आपकी जरूरतें क्या है, इश्यूज क्या है, आपकी डिमांड्स क्या है उसके इलाके का। क्योंकि हर एक एमएलए को सबसे पहले दायित्व बनता है कि वो जहां का एमएलए है, अगर हीरानगर का है तो उसको हीरानगर देखना है, जम्मू ईस्ट का है तो वो जम्मू ईस्ट की क्या प्रॉब्लम्स है, कठुए का है तो उसको कठुए का देखना है। उसको ये जात पात का जो है, जात पात को छोड़ो एक तरफ, क्योंकि जब इंसान पैदा होता है तो उसकी कोई जात नहीं होती है, कोई नाम नहीं होता है, मगर वो जिस घर में पैदा होता है वहीं से उसका धर्म और नाम जो है उसका फैसला किया जाता है। जब हम लोगों का डीएनए एक है, जबकि ये मुझे लगता है कि आरएसएस के किसी प्रधान ने भी ये कहा था एक बार, मैं ये फेसबुक पे उसकी वो सुन रही थी कि जब हमारा डीएनए एक है तो फिर हम जात पात क्यों करें। ये बिल्कुल जात पात का मसला आपको पता है कि भारत में काफी देर से चल रहा है। अभी लोगों की सोच जो है अभी जात पात पे ऊपर रुकी हुई है, तो इसके लिए भी एजुकेशन चाहिए होती है कि जात पात से कैसे हम बाहर निकलें। अभी भी जात पात के मुद्दों पे काफी जगह स्पीचेस होती हैं और अभी तक भारत देश में लोग जात पात में आए हुए हैं। तो इन द एंड भवानी ठाकुर जी से भी अच्छा, टेररिज्म का, हाँ उसके बाद इस पे एंड करो। हाँ जी, ठीक है जी। नहीं, आपने कोई और भी मुद्दा यहाँ पे लिखा है, बताइए। हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज जो है
जो हम लोगों को डायरेक्टर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के सामने से पेश आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एनजीओज हैं जम्मू के, इनकी पिछले 10 साल से तो एनजीओज का काम काफी ठप पड़ा हुआ है। और मेरी डायरेक्टर इंडस्ट्री से बात भी हुई है मेरी अपनी पर्सनली, और मैंने पूछा है कि ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक बंदा जो है उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जगह दूसरा बंदे ने तो आना ही है, क्योंकि एनजीओ का काम तो चलना है, लाइफ थोड़ी रुकती है। तो उस मतलब नए बंदे के लिए रिकमेंडेशन के लिए ये साल 2-2 साल लगाते हैं। बट भाई अगर टेररिज्म फंडिंग हो रही है एनजीओ को, उन डायरेक्टर साहब का कहना था कि यहाँ टेररिज्म फंडिंग हो रही है, कुछ एनजीओ जो हैं वो टेररिस्ट हैं, वो टेररिस्ट के साथ जुड़े हुए हैं, अगर कुछ ऐसा लगता ये है। कौन से डायरेक्टर ने कहा था? ये डायरेक्टर इंडस्ट्रीज ने, अच्छा। डायरेक्टर इंडस्ट्रीज है, इनका नाम है। आपकी उनसे बात हुई थी? हाँ, मेरी बात हुई थी, मनाज सर हैं, अब मैं कुछ नाम उनका थोड़ा सा भूल रही हूँ, अरुण कुमार मनाज जी से मेरी बात हुई थी कि ये टेररिज्म फंडिंग हो रही है इसलिए एनजीओ का काम यहाँ रुका हुआ है। तो क्यों नहीं गवर्नमेंट जल्दी से जो एनजीओ टेररिस्ट से जुड़े हुए हैं, टेररिज्म से जुड़े हुए हैं, तो उनको ब्लैकलिस्ट करें। बाकी वाले जो अपनी पॉकेट मनी से समाज सेवा कर रहे हैं, सोशल का काम कर रहे हैं, उनके काम क्यों फंसे हुए हैं? तो मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारा ईस्ट का एमएलए है, यो वेस्ट का, क्योंकि मैं ईस्ट को बिलोंग करती हूँ, तो मैं ईस्ट के एमएलए को ही ये अपील करूंगी कि आप अपनी मैनिफेस्टो में ये भी लिखो कि ये जो एक जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स के जितने भी मुद्दे हमने यहाँ हाईलाइट किए हैं, चाहे वो डेली वेजर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, मेडिकल का हमने किया, एजुकेशन का हमने किया, फिर वो इलेक्ट्रिकल बिल का हमने किया कि जो लोगों को प्रॉब्लम्स गाँव के लोगों को आ रही है, और ऐसे ही एनजीओ को भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो अपने मैनिफेस्टो में एक लाइन ये भी ऐड करें वोट लेने से पहले कि जो टेररिज्म कर रही है एनजीओ, जो टेररिस्ट के साथ जुड़ी हुई है या टेररिज्म फंडिंग आ रही है, तो उनको ब्लैकलिस्ट करिए। जो बाकी जो एनजीओ हैं वो क्यों सफर करें? अच्छा, तो ये यानी कि आपकी एनजीओ भी सफर हो रही है इसमें? हाँ जी, हाँ, हमारा भी एक डेथ हुई थी किसी की, तो अभी साल तक इन्होंने यही किया है कि ये सीआईडी इंक्वायरी होगी, ये होगी। एनजीओ में सीआईडी इंक्वायरी कहाँ से होगी? अगर आपको लगता है कि कोई एनजीओ टेररिस्ट के साथ मिली है या उस एनजीओ को टेररिज्म फंडिंग आ रही है, तो उस एनजीओ को आप एकदम ब्लैकलिस्ट कर दो। तो बाकी लोग जो अपने पॉकेट मनी से काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, जैसे कि मुझे तो मतलब ये शौक है कि मैं नेशन के काम आऊं, मेरी जिंदगी नेशन के काम आए, गरीब लोगों की मदद करनी, अपनी पॉकेट मनी से मदद करनी, तो उन लोगों को, मेरे जैसे लोगों को क्यों प्रॉब्लम आए? तो ये जो हमारा ईस्ट का एमएलए है वो भी अपने मैनिफेस्टो में ये एक लाइन ऐड कर दे। जो भी जितने भी पार्टीज के हैं, जो कुछ भी हमने आज बोला है, ये सभी मैं अपील करती हूँ, हम्बल सबमिशन करती हूँ, जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने को जा रहे हैं कि अपनी मैनिफेस्टो में ये सब कुछ ऐड करें। और पब्लिक को भी मैं अवेयर करना चाहती हूँ कि यह सब चीजें वोट देने से पहले अपने कैंडिडेट से आप जो है कन्वर्सेशन करके वोट दीजिए। बिल्कुल जी। और इंडा एंड भवानी ठाकुर जी से हम वही सवाल करेंगे कि जो हमने पहले किया था कि जात पात से उठ के लोगों को वोटिंग करनी चाहिए और अपने हक के बारे में, अपने राइट के बारे में लोगों को पूछना चाहिए कि हमारे राइट क्या हैं, जो एजुकेशन हमें फ्री मिलनी चाहिए क्यों नहीं मिल रही है, और सरकारी स्कूलों में क्यों वहाँ पे अपने आम लोग के बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं। काफी सवाल जो हैं यानी कि लोगों को पूछने चाहिए सरकार से, भाई क्या कारण है सरकारी स्कूलों में टीचरों की पे भी 80-80, 90-90 हजार है, इसके बावजूद भी लोग अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं डालते हैं। और यहां तक सुनने में आया है कि जो टीचर वहां पे पढ़ाते हैं उनके बच्चे भी प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। तो सरकार को कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए कि सरकारी स्कूल का ऐसा माहौल बनाया जाए कि सारे लोग अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं। यहां तक कि वहां के टीचर तक भी हमने ये सुना है उनके खुद के बच्चे प्राइवेट में एजुकेशन लेते हैं। ये इस पे सरकार को कुछ ना कोई कदम तो उठाना ही चाहिए। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले मैं सेक्युलरिज्म की बात करता हूं। जो रिलीजियस पॉलिटिक्स होती है, दैट इज वेरी बैड, बिकॉज इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन द प्रीएम्बल सेज दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया, एंड सेक्युलरिज्म इज वन ऑफ द एसेंशियल्स ऑफ द प्रीएम्बल। सो वी ऑल बिलोंग टू वन कंट्री। देयर इज नो, we belong to religions, but in the end we are all Indians, and we should all be doing in the end the patriotism feeling that should be incorporated in us. We are all Indians and there should not be religious politics that should be done. That is the first of all, whichever
party does religious politics, it's not good. So secularism is one of the essentials. It's written in the preamble, so it should be followed. And the second question that you asked, that some government employees, their own children don't go to government schools because they know they will not get the proper education there. So it is irony that a person who is getting income from the government, he's not even sending his own children to government schools because he knows that the infrastructure available there, the teacher available there is not going to give him that education that will help him in the future, or make him a good citizen, or make him a officer of any department. He knows that. And this shows that the government or the previous governments have not done enough development in uplifting the standard of education, which is a fundamental right under our constitution. Article 21A says that we have a right to free and compulsory education, and if it is a fundamental right, so it should be legally enforceable, and their state should take steps to make this happen. And not only providing schools, not only providing government schools, but the staff that is going to teach there, it should be educated, it should be experienced, latest technologies should be given there, so that the children of common people that matter, because maximum number of voters are common people, they are not bureaucrats or high level officers of the society. Are the maximum public who is going to vote is common masses. They are going to vote and they are going to elect the representatives. Because of them, they are going to become MLAs, the candidates. So they should look at their problems first of all, not their personal gains. So this should be looked at, and the development of the government schools is very important. It's a basic human right. Right to education is a basic human right. Every if you look at every country's fundamental right, it is there, right to education. If you don't educate your people, how will you develop your country? बिल्कुल सर, अभी तक हमने किसी एमएलए को ये स्पीच करते हुए सुना भी नहीं है कि हम सरकारी स्कूलों के हालात ठीक करने जा रहे हैं। इस तरह के हालात बना देंगे सरकारी स्कूलों के कि सारे लोग अपने बच्चे सरकारी स्कूल में उनको एजुकेशन देंगे। तो प्राइवेट स्कूलों ने एजुकेशन का रेट इतना बढ़ा दिया है, इसमें कमी किसकी है? कमी है जी बिल्कुल सरकार की कमी है, क्योंकि उन्होंने सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह की बिल्डिंग्स, मतलब कि सफाई नहीं होती है, और इसी कारण लोग क्या करते हैं कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में वहां पे एजुकेशन दिलाते हैं। टाइम मेरे का काफी हो गया है, नेक्स्ट दोबारा आपसे हम दोबारा अलग मुद्दे पे फिर बात करेंगे। मैं कहा आधे घंटे से ज्यादा हो गया है। इलेक्शंस के बारे में भी हम टाइम टू टाइम जो है पब्लिक के सामने आएंगे। बिल्कुल, ये और दो चार और भी बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज जो हैं, बिल्कुल वो हम पब्लिक के इश्यूज जो हैं उनको लेके बार बार आते रहेंगे। बिल्कुल, जो आज का मुद्दा था वो था जी मतलब कि इलेक्शन, मत का दान किसको करना है और जनता को क्या क्या सवाल पूछने हैं। और ये बड़ा जरूरी है जनता को सवाल पूछना। जो हमने अभी ये बातें की हैं एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, जो मतलब आपकी रोड्स ठीक होनी चाहिए, लाइट ठीक होनी चाहिए, रोड कनेक्टिविटी। आपने देखा अभी आरएसपुर में अभी लुक पड़ रही, मैं वहां से आ रहा था, वहां पे 4-5 साल से सड़क टूटी हुई, अभी ठीक कर रहे हैं, तो पहले क्यों नहीं की? अभी मैंने देखा कि यानी कि ये कुछ सवाल हैं जो लोगों को सरकार से पूछने चाहिए। भाई हमारी गलियां टूटी हुई हैं, ये सरकार से सवाल पूछना जरूरी है। कहीं इसमें करप्शन तो नहीं है? क्योंकि हमने उन लोगों को चुन के लाना है जो करप्शन फ्री हो, जो करप्शन ना करे, वो सचमुच जो जम्मू कश्मीर के लोगों का भला चाहते हो। कहीं ये ना हो कि अपना भला चाहते हो। यानी कि ये लोग जो हम चुन के ला रहे हैं आगे, इन्होंने हमारी सेवा करनी है, जम्मू कश्मीर को आगे लेके जाना है, करप्शन फ्री करना है, क्राइम फ्री करना है। और हमने देखना है कि लोगों को भी चाहिए कि अपने हक के लिए आवाज को उठाना भी चाहिए थे। ये बड़ा शुक्रिया।